अवकलन और समाकलन जो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। तो गणित का किताब पहले हुआ करता था अवकल गणित, उसी के जो पार्ट हैं। तो उसमें जो अवकलन होता है उसका एक नाम आजकल चलन में है अवकलज, और उसका जो विपरीत प्रक्रिया है उसका नाम है प्रतिअवकलन या समाकलन। समाकलन को प्रतिअवकलन भी कहते हैं। तो समाकलन की परिभाषा लेते हैं तमाम बात लोग। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। यानी जो काम हम अवकलन में कर रहे थे उसका उल्टा काम करते हैं, उसका विपरीत काम करते हैं, तो वही समाकलन कहलाता है। तो आप देख सकते हो कि समाकलन ये एक ऑपरेशन है, एक संक्रिया है। तो क्या है और कुछ खाती अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, जो उसमें करते थे उसका उल्टा, बिल्कुल उल्टा विपरीत प्रक्रिया है, इसलिए रिजल्ट भी बिल्कुल अपोजिट मिलता है। जैसे हम कहें कि साइन एक्स का अवकलन करने पर हमको क्या मिलता है, तो साइन एक्स का अवकलज, अवकलन करने पर जो हमको मिलता है वो अवकलज या अवकल गुणांक कहलाता है। अवकलज cos x होता है, पता है हमको। साइन एक्स का अवकलन करके हमने cos x निकाला था, प्रथम सिद्धांत से प्रूव किया था इसको। इसलिए अगर कोई हमसे पूछे कि cos x का समाकलन करने पर हमको क्या मिलता है, का समाकलन करने पर हमको क्या मिलता है, साइन एक्स, साइन एक्स प्राप्त। बिल्कुल कॉमन सी बात कि अगर fx का अवकलज gx है तो gx का प्रति अवकलज fx है। अब है क्या, कुछ सिंबल का मामला तो आता है कि जब हम d/dx आप sin x करते थे तो लिखते थे कि ये cos x मिल गया। इसलिए जब cos x का हम समाकलन करेंगे, समाकलन का सिंबल क्या होता है, s का बिगड़ा हुआ। यस था ना, यस का पूंछ और सिर ऊपर से नीचे से पकड़ के तान दो तो यस ऐसे बिगड़ा हुआ बन जाएगा। उसके अंदर हम फलन को लिखते हैं और साथ में dx लगा देते हैं। तो अगर sin x का अवकलज cos x था तो cos x का प्रति अवकलज हमको क्या मिलेगा, sin x। अगर tan x का अवकलन करने पर हमको sec स्क्वायर x मिलता था तो हमको sec स्क्वायर x का समाकलन करने पर tan x। तो हमको और कुछ नहीं जानना है इसमें, सिर्फ अवकलन को ध्यान में रखना है कि अवकलन करने पर किसी फलन का हमको क्या मिलता था। अब ये पता हो कि ये किसका अवकलन लिखा हुआ है, वही इसका समाकलन हो जाएगा। एक और विशेष फार्मूला निकल के आता है, यहाँ पे दिखाई पड़ता है हमको, x के पावर n का मान लो हमको समाकलन करना है। अवकलन जब हमने x के पावर n का किया था तो लिखा था n आगे आ जाएगा और घात में 1 की कमी हो जाएगी। यहाँ पर क्या है कि घात में 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो ये उल्टा काम हुआ। दूसरा उल्टा काम ये होना है कि वहाँ पे पहले घात आगे आ गया था, यहाँ पे पहले घात आगे आना नहीं है या नीचे जाना नहीं है, पहले घात में 1 की वृद्धि हो जाएगी और वृद्धि होने के बाद मान लो n प्लस 1 बन गया, वो अब आगे गुणे में नहीं जाएगा, बटे। एक बात ये हो गई यहाँ पे। और दूसरी विशेष बात ये है कि किसी भी फलन का जब हम समाकलन करेंगे और प्रति अवकलन प्राप्त करेंगे तो उसके आगे एक c जरूर है। ये c आपका समाकल नियतांक कहलाता है। ये c क्यों जोड़ा गया ये आपको अभी कंफर्म हो जाएगा। अगर मान लो आप कहीं अवकलन कर रहे होते एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2 आगे आ जाता, हाथ में की कमी होती 2x हो जाता, प्लस 5 का अवकलन 0 हो जाता। कांस्टेंट का अवकलन करने पर 0 मिलता है। अगर हम d/dx केवल x स्क्वायर का कर रहे होते तो भी 2x आ जाता। अगर d/dx हम x स्क्वायर प्लस 7 का कर रहे होते तो भी 2x आ जाता। अब अगर मान लो हम 2x का समाकलन करने बैठ जाएं तो हो सकता है कि ये इसका अवकलन करने पे मिला रहा हो तो इसका प्रति अवकलन ये हो जाएगा।
हो सकता है इसका करने पे मिला रहा हो तो इसका प्रतियोगफल ये हो जाएगा, हो सकता है इसका करने पे रहा हो तो प्रतियोगफल ये हो जाएगा। तो अंतर क्या आ रहा है कि एक्स स्क्वायर तो सेम आ रहा है, फर्क कहाँ पड़ रहा है, कांस्टेंट में पड़ रहा है। यहाँ कांस्टेंट 5 है, यहाँ कांस्टेंट 0 है और यहाँ कांस्टेंट 7 है। तो इन सबके प्रतिनिधित्व के लिए हम जब 2x का समाकलन करने बैठेंगे तो एक्स स्क्वायर तो मिल जाएगा हमको इस वाले फार्मूले से, 2 आगे लिखा रहेगा और यहाँ पे घात में की वृद्धि हो जाएगी, बटे 2 हो जाएगा और प्लस 5 0 और 7 सबके प्रतिनिधि के रूप में सी लिख देंगे कि जो भी कांस्टेंट लिखा रहा होगा उसके लिए आपका सी हो जाएगा। ये ध्यान दें कि ये समाकलन जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, निश्चित समाकलन में आपके सी का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। तो अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपको लिखने हैं, वो और कुछ नहीं है, जो आपने अवकलन किया था उसका विपरीत वाला काम लिख लेना है बिल्कुल, और कुछ खास नहीं करना है। कुछ मैं लिखता हूँ, कुछ लिख देता हूँ, कुछ आपको किताब में मिल जाएगा। और आपने देखा था कि अवकलन का जो प्रूफ मिला था हमको, वो मिला था प्रथम सिद्धांत से। इसका प्रूफ हमको मिलेगा समाकलन योग की सीमा के रूप में, वहाँ से हमको प्रूफ मिल जाता है। परंतु बेसिकली हमको ये संदेह रहना है कि ये और कुछ नहीं है, अवकलन की विपरीत प्रक्रिया ही है, इसलिए इसके बाकी अल्टरनेटिव प्रूफ से बहुत ज़्यादा आगे जरूरत नहीं। यहाँ पे हमको मानक रूप बनाए रखने की जरूरत है ताकि हमको ये पता लगता रहे हर सवाल में कि ये किसका अवकलन लिखा हुआ है। हाँ, अभी एक फार्मूले में मैं चीज़ नहीं मेंशन कर पाया, उसको फिर से कर देता हूँ कि x के पावर n dx जब होता है तो इसका समाकलन करने पर मिलता है बटे n+1 प्लस सी तो हमेशा लिखेंगे, परंतु ये सबके लिए नहीं है, ये n बराबर -1 के लिए नहीं है, क्योंकि अगर n बराबर -1 पर इसको अप्लाई कर देंगे तो ये x की घात में 0 हो जाएगा और बटे 0 हो जाएगा, बटे 0 हो जाएगा तो ये अनंत दे देगा और अनंत आपका वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आता नहीं है। इसलिए ये फार्मूला n बराबर -1 पर नहीं है। तो अगर मान लो मामला कहीं n बराबर -1 आ गया, मतलब x की घात -1 आ गया, मतलब x आ गया, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको ध्यान होगा कि log x का अवकलन करने पर 1/x मिला था, इसलिए 1/x का समाकलन करने पर log x। अब जब log आया तो एक बात और ध्यान में रखनी है कि log नेगेटिव नंबर पर डिफाइन नहीं है, इसलिए log जब भी हमारे समाकलन करने के बाद में लगेगा तो हम माड जरूर लगा देंगे, मतलब हम गारंटी लेंगे कि ये log के बाद में माड लगा हुआ है जो x से नेगेटिव नहीं प्लस। और ऐसे अभी साइन x cos x का हमने लिखा ही था, मान लो कहीं cos x स्क्वायर x लिखा है, इसका समाकलन करना हो तो ये -cot x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cot x का अवकलन करने पर -cos x स्क्वायर x मिला था। मान लो कहीं लिखा हुआ आपका sec x × tan x, तो इसका समाकलन हो जाएगा आपका sec x, क्योंकि sec x का अवकलन करने पर ये मिला हुआ। अगर कहीं आपका लिखा हुआ हो cos x × cot x, तो इसका समाकलन हो जाएगा -cos x, क्योंकि cos x का अवकलन करने पर ये मिला हुआ था। इसके अलावा अगर कहीं 1/1 + x² लिखा हुआ हो तो इसका समाकलन हो जाएगा tan 1x, क्योंकि tan 1x का अवकलन करने पर ये मिला हुआ। तो सब मिला के हमको ये ध्यान में रखना है कि किसका अवकलन करने पर ये मिला था वही इसका समाकलन हो जाएगा। अब समाकलन की कई विधियां हैं, जिसमें से अपने सिलेबस में कुछ छोटी छोटी विधियां हैं। तो पहली विधि है अपनी अनुमान विधि। अनुमान विधि में हम सिर्फ ये पहचान करेंगे कि ये किसका अवकलन लिखा हुआ है, वही इसका समाकलन हो जाएगा। उसके बाद एक प्रतिस्थापन विधि आएगी। उस विधि में शुरू में हमको ये दिखाई नहीं पड़ेगा कि ये किसका अवकलन लिखा हुआ है, लेकिन जब थोड़ा सा प्रतिस्थापन हम करेंगे तो हमको पता चलने लगेगा उसका मानक रूप, और फिर उसका समाकलन हम कर पाएंगे। इस तरीके से आगे की कक्षा में इसको सॉल्व करेंगे।